हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 91st एपिसोड में। ठीक है, तो अगेन आज एक स्टॉक का एनालिसिस शेयर करेंगे। ठीक है, एनालिसिस देखेंगे। सेमीकंडक्टर की कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो उसका आज करेक्शन पे मिल रहा है, हम लोगों को अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है। अगेन इट्स इन अ गुड करेक्शन मोड, तो यहाँ पे हम लोगों को स्टॉक पकड़ा गया है। तो अगेन अगर कम नीचे प्राइस पे स्टॉक मिल जाए तो फिर इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये एनालिसिस है। अगेन आज निफ्टी, उससे पहले एक बार निफ्टी डिस्कस करेंगे। तो आज निफ्टी टोटल साइडवेज ही था, ऊपर से गैप अप बियरिश सिग्नल, गैप अप बियरिश स्ट्रक्चर विथ 25,000 एज अ सपोर्ट। कल जहां पे इसने रेजिस्टेंस ले रखा था होल टाइम, आज वहां पे सपोर्ट ले रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फिर ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, आज फिर टूटा, वहीं पे सपोर्ट लिया वहीं पे। ठीक है, तो ये था। तो आज का जो हम लोगों का ट्रेड है ना, औरो फार्मा में मैंने शॉर्ट किया है फार्मा को। ठीक है, औरो फार्मा का आज हम लोगों का ट्रेड है, ये देखो आप। अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है यहाँ पे, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है हम लोगों को यहाँ पे 1:3 के अप्रॉक्स, 3 से ज्यादा ही है। ठीक है, लास्ट में मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया, क्यों ना, ट्रेलिंग ऐसा लेट नहीं हुआ है। लास्ट में जो भी प्राइस चल रहा है वहां पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये औरो फार्मा का आज का ट्रेड है। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक हम लोगों का है साइंट। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर की कंपनी है। ठीक है, इसी का आज एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो साइंट, पहले हम लोग अगेन screener.com सबको पता है। ये साइंट का एनालिसिस करने से पहले फंडामेंटली कुछ क्राइटेरियाज है जो मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज है जो मैं फॉलो करता हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, जब मैं इन्वेस्टमेंट पिक शेयर करता हूँ तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है पहला जो हम लोग का क्राइटेरिया है, वो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगेन क्या है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मतलब क्या? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का मतलब हुआ कि जिसका जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अगेन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। सिर्फ प्रॉफिटेबल होने से नहीं होता है। कितने कंपनीज आप देखोगे जो 2 क्वार्टर्स प्रॉफिट करती है, तीसरे क्वार्टर्स में दोनों क्वार्टर्स के प्रॉफिट का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग का मतलब हुआ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है, तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसे में हम लोग को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। दूसरा होता है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या है, हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हैं, ना स्विंग ट्रेडिंग है, ना इंट्राडे ट्रेडिंग है, ना शॉर्ट टर्म है। हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि 5 साल का विजन, 5 साल या से 10 साल का विजन होता है। तो उस बेसिस पे हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या है, ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में आया होना चाहिए। अच्छा खासा करेक्शन डिपेंड्स ऑन स्टॉक का मार्केट कैप, अगेन जो कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो क्या है, अच्छा खासा करेक्शन का मतलब है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ इसमें कितना करेक्शन हो जाने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोगों का है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा हम लोगों का है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या, जितने भी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हम लोग स्टॉक देखते हैं या पहले भी मैंने शेयर कर रखा है, वो सारे मंथली सपोर्ट पे हैं। ठीक है, मंथली सपोर्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किया गया है। चौथा है FII DII म्यूचुअल फंड बाइंग, मतलब क्या है, उस स्टॉक में FII DII और म्यूचुअल फंड की बाइंग भी हम लोग देखेंगे, कितना परसेंटेज है, क्या है, नहीं है ये। चलो, अब जो हम लोग का फिफ्थ क्राइटेरिया है वो है फॉर लार्ज कैप इट स्टार्ट्स विथ 25 to 30%, मतलब क्या है, अगर हम कोई लार्ज कैप का स्टॉक ले रहे हैं, फिर से अगर हम कोई लार्ज कैप का स्टॉक ले रहे हैं, तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि हम लोग मैक्सिमम किसी स्टॉक में टू मिनिमम 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और मैक्सिमम होता है 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
अब ये 2 लाइन और 3 लाइन क्या होता है तो वो बताऊंगा मैं आपको। 2 लाइन इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ, जैसे अगर मैं कोई रिलायंस का स्टॉक लेता हूँ जो कि लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप में मेरा क्या है 25 से 30% का करेक्शन हुआ रहेगा, तब मैं स्टॉक को बाई करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर वो 30% से नीचे जाना शुरू हो जाता है, फॉर इंस्टेंस रूल है कि अगर आपके प्राइस से 20% नीचे गया तो आपको एवरेज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 30% पे कोई स्टॉक को लेते हैं और वो 50% डाउन हो जाता है लार्ज कैप का, तो हम लोग फिर से वहां पे एवरेज करेंगे। ये हो गया सेकेंड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर 50% डाउन पे मैंने ले रखा है और मार्केट क्रैश आ गया, फिर से नॉर्मल मार्केट में मैंने 30% डाउन पे रिलायंस को बाई किया, फिर वो 10-15% और गिर गया एक्स वाई जी किसी भी रीजन से, बट उसका फंडामेंटल्स एट एज इट इज इंटैक्ट है, तो हम लोग उसको 50% डाउन पे फिर से बाई करेंगे। उसके बाद अगर अचानक से मार्केट क्रैश आ जाए या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जाए जिससे मार्केट ऑल ओवर द मार्केट गिरने लगे, तो वो स्टॉक तो और गिरेगा। तो वहां पे हम लोग थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ठीक है, ये है लार्ज कैप के लिए। मिड कैप के लिए भी लगभग वही फॉर्मूला है। स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप में हम लोग पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे 50% डाउन पे। ठीक है, मिड कैप में 35 से 40% डाउन रहेगा, तब हम लोग पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे। दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे जब वो 50 से 55 या 60% गिरा रहेगा हाई से। और स्मॉल कैप, जो कि आज का हम लोग का स्टॉक स्मॉल कैप है, तो इसको डिस्कस करना बनता है। स्मॉल कैप में इट स्टार्ट्स विथ 50% लिखा है, इन द सेंस कि अगर हम कोई सा भी स्मॉल कैप का स्टॉक लेते हैं, तो आप 90% ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स देखोगे, मैं अभी आपको एग्जांपल्स शो करूंगा, तो वो अपने हाई से 70% का करेक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कि वो 70% गिरेगा ही। जो एग्जांपल्स है मेरे पास वो तो गिर गए तब मेरे को पता चला। इसलिए ये क्राइटेरिया में है कि पहला इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे करेंगे, फिर हम लोग वेट करेंगे, अगर स्टॉक वहां से 20% डाउन मिल जाता है तो उसको एवरेज करेंगे। ठीक है, अब क्या स्मॉल कैप में थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है? हाँ है, बट फंडामेंटल्स देखने के बाद, और अगर मार्केट क्रैश आता है तो, मतलब अगर हम स्मॉल कैप का स्टॉक 50% डाउन पे ले लेते हैं, 20% डाउन और नीचे गया, 70% पे एवरेज कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर स्टॉक गिर रहा है तो, और अगर मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी करेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारे स्टॉक में कुछ गड़बड़ी है। हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत हो रहा हो, या फिर स्टॉक में कुछ खराब न्यूज आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग उसको फिर हाथ नहीं देंगे। बट अगर हम 70% डाउन पे एवरेज कर लेते हैं, उसके बाद अगर मार्केट में जैसे कोविड आ गया, रशिया यूक्रेन हो गया, या कुछ भी ऐसा होता है और स्टॉक नीचे करेक्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर स्टॉक में कोई, क्या बोलता हूँ, वो कभी होता है ना, एफ आई आईज बेचते हैं, डी आईज खरीद लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स हो जाता है, तो भी कभी कभार नीचे आ जाता है। इन सिनेरियोस को देखते हुए, इनको अज्यूम करते हुए, इनको एनालाइज करके ही हम लोग थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट में सीधे कूद जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जैसे मैंने अभी आपके साथ रिलायंस शेयर किया था, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए दे रखा था जब ये 1100 के आसपास था वहां पे। ठीक है, तो पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैंने कर रखा था 1275 पे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये 1100 आता है तो सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट 33% पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या था यहाँ पे देखो, 25% से 30% पे पहला है, तो 1275 पे ये 25% होता है, तो मैंने लिया। दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ था, और तीसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट क्रैश होता, अगर मार्केट क्रैश होता और अगर ये मेरे को 890 900 के आसपास मिलता, तो मैं थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालता, रिलायंस है इसलिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस होता है। अब आ जाते हैं साइंट पे। ठीक है, साइंट का हम लोग पहले ये देखते हैं। मार्केट कैप है 14163 करोड़, करंट प्राइस है 1275। मार्केट कैप देख के आपको पता चल रहा होगा स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक पी चल रहा है 23 का। ठीक है, डिविडेंड यील्ड उतना मैटर नहीं करता है मेरे लिए, जब आप लॉन्ग टर्म में लेते हो तो।
ठीक है। ROC 16 का अच्छा है, ROE 12 का अच्छा है, ठीक है। टाटा पावर का भी आप देखोगे तो ROC इतना ही है, लगभग इससे कम ही है। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो कम ही था, जब 181 150 और 181 पे मैंने इसको खरीद के रखा है टाटा पावर को, ठीक है। तो अब आते हैं मीडियन पी। मीडियन पी क्या है? 24.3 है। मतलब क्या हुआ? मीडियन पी क्या होता है? फिर से बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। मीडियन पी होता है मार्केट प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन, ठीक है। मतलब क्या है? स्टॉक जब भी, अगेन स्टॉक जब भी 24 के मीडियन पी के आसपास आया है तो मार्केट ने इसे सस्ता माना है। स्टॉक जब भी 24 के मीडियन पी पे आया है तो मार्केट ने इसको सस्ता माना है। आप यहाँ देखो, 30 का मीडियन पी था, नीचे आया, 17 हुआ, सस्ता हुआ, वापस से ऊपर गया। फिर 36 का मीडियन पी हो गया, देखो फिर अभी सस्ता हुआ पड़ा है। अभी 20 के मीडियन पी पे भी स्टॉक मिल रहा था अप्रैल में, अगेन अप्रैल में 20 के मीडियन पी पे भी स्टॉक मिल रहा था, तो वो एक सही जगह था लेने का इसको। अभी फिलहाल 24 के मीडियन पी पे चल रहा है और इसका स्टॉक पी है 23, मतलब सस्ता टू न्यूट्रल है, ठीक है। चीप टू न्यूट्रल चल रहा है। थोड़ा सा अगर ये करेक्शन में और मिलता है तो ये हम लोगों को सस्ते दामों पे मिलेगा स्टॉक, सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। अब कॉन्स दिया हुआ नहीं है, पॉजिटिव्स आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये इसका ये है, कॉम्पिटिटिव्स है। L&T टेक आप देख रहे हो, 45,700 करोड़ का मार्केट कैप। टाटा टेक 29, ये कौन सा कंपनी है जो भी है, 2700 करोड़ का मार्केट कैप है। FL3I, ठीक है, और इसका मार्केट कैप है 14,162 करोड़ का, ठीक है। अब रिजल्ट्स पे आते हैं। 212, 205, 283, 322, 316, 326, 26। अब देखो 326 का 298 हो गया। मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ। नॉर्मल है, हर कंपनी में होता है। अब बड़े बड़े कंपनी रिलायंस इन्फोसिस में भी देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन होता है, ठीक है। ओपीएम परसेंटेज भी डाउन हुआ है 3% से, ठीक है। ये तो अदर इनकम है, इसको कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो अभी 252 करोड़ का हुआ है। उससे पहले 259 था, उससे पहले 200 था, ठीक है। 200 कब था? जब कंपनी ने 326 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, तब इसको 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब देखो 298, अगेन 298 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट उस 298 में से इसने 252 निकाल लिए हैं, ठीक है। पिछले बार 297 में से 254 था, इस बार 298 में से 252 है। मतलब क्या? वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स पे कंपनी अभी बैठी है। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मामले में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स पे कंपनी अभी बैठी है, ठीक है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट में, भी आपको वही दिखेगा। सबसे लास्ट 197 का इसका नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 186 है, इससे पहले 187 था। मतलब क्या है? वन ऑफ द सेकंड बेस्ट नेट प्रॉफिट पे कंपनी अभी बैठी है, ठीक है। अब आ जाते हैं ईपीएस पे। ईपीएस में भी आपको दिखेगा लास्ट 15, 16 हाईएस्ट, 17 हाईएस्ट, वहां अभी 15 चल रहा है, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द लास्ट सेकंड लास्ट जो है इसका है। 24 जुलाई को इसका रिजल्ट है, 2 दिन में इसके रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट्स को लेके भी पोजिशनिंग कैसी है स्टॉक में वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो रिजल्ट्स हो गए। नेट प्रॉफिट 648 का आप देखो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट इन क्वार्टरली, ये क्वार्टरली है, सॉरी ये ईयरली है। 2024 से 25 में आप देखो 703 सबसे लास्ट क्वार्टर में। एक सा पिछले साल 703 करोड़ का था, इस बार 648 करोड़ का है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिप है, तो ये चलता है, कंपनी में इतना होता ही है, ठीक है। इन्फोसिस विप्रो में भी आपको ऐसा ऐसा डिप दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ठीक है। 4,700 का 6500 हुआ, फिर 6,900 हुआ, फिर 7,600 हो गया, ठीक है। कैश फ्लो देखो, नेट कैश फ्लो में कंपनी अभी हाईएस्ट एवर कैश फ्लो पे बैठी है, ठीक है। हाईएस्ट एवर कैश फ्लो पे कंपनी इस साल बैठी है, ठीक है। देखो ज्यादातर निगेटिव ही है, बट इस साल हाईएस्ट एवर कैश फ्लो पे कंपनी बैठी है। अब आ जाओ, मेन है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास 23.28% है, जो कि एज इट इज 2022 से इंटैक्ट है।
ठीक है, FIIs का सेल ऑफ हुआ है 21% का, बट वो देखो वो FIIs का स्टेक खरीदा किसने है, DIIs ने खरीद लिया है। ठीक है, जो अब यहाँ पे देखो 32% के FIIs थे वो 21 हो गए, मतलब क्या हुआ 10% का स्टेक सेल हुआ। उस 10 में से जो 23 का DII था वो 35 हो चुका है, मतलब क्या है लगभग 11% के आसपास का स्टेक DII ने खरीद लिया। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिग एंड्स। ठीक है, ये निगेटिव कब होता है, जब FIIs या फिर प्रोमोटर या DIIs कोई स्टेक बेचते और ये पब्लिक के हाथ में आ जाता, तो हम लोग समझते कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ी है। आगे भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग हटा के नहीं चल सकते, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे FIIs ने बेचा और DIIs ने इसको खरीद लिया है। मतलब क्या है, स्टॉक में एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स हुआ है। ठीक है, पिछले 3 सालों में। अब पब्लिक के पास 19% की होल्डिंग है। ठीक है, अब पब्लिक के पास क्या है, 19% की होल्डिंग है। 23 थी, अब 21 है FIIs का, तो वो 2% पब्लिक ने खरीद लिया है। ठीक है, तो इट्स नॉर्मल। ठीक है, 20% का पब्लिक होल्डिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अदर्स में किनका नाम नहीं दिख रहा है। चलो ये तो हो गया, मतलब क्या है, फंडामेंटली कंपनी सो ठीक ठाक है। ठीक है, बट अगेन सेमीकंडक्टर की कंपनी है, इसका फ्यूचर है। सेमीकंडक्टर की कंपनी है, इसका फ्यूचर है। अब सेमीकंडक्टर की 3-4 कंपनीज और भी हैं, उनको हम लोग डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगेन उनको हम लोग डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दूसरी कंपनी है साइंट की ही, साइंट DLM। अब देखो ये, मतलब चार्ट आप देखो, ये अगर नीचे टूटा 392, तो ये पूरा नीचे है। ठीक है, ये IPO प्राइस के आसपास में है। ठीक है, तो ये फिर खत्म है, इसको हटा दो। केन्स है, केन्स से आप देखो काफी अच्छा नीचे आया करेक्शन पे, करेक्शन से अच्छा खासा रैली शो कर चुका है 82% का, तो ऊपर में लेने का सवाल नहीं बनता है। तीसरा है CG पावर, ये भी एक अच्छी कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है ये, बट ये भी, ये मेरे को टॉप से मात्र 20% डाउन ही मिल रही है। जब ये नीचे करेक्टेड था तब ये हम लोगों के रेडार पे नहीं आया था। ठीक है, 40% करेक्शन पे, तो हाई पे तो लेना नहीं है। तो बच जाता है हम लोगों के पास साइंट, जिसका फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, हिस्ट्री भी आप देखोगे स्टॉक का तो अच्छा है। ठीक है, अब इसके चार्ट को डिस्कस करेंगे। चार्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग को जहां इसको एक्यूमुलेट करना है, उसका रूल है एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। मतलब खरीदने की जगह को डिसाइड करने से पहले हम लोग एक बार पीछे का हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि पीछे स्टॉक ने कितने कितने परसेंट का करेक्शन दिया है। ठीक है, तो फिलहाल स्टॉक अपने टॉप से करेक्शन दिखाया था 55% का। हम लोगों के रेडार पे जब स्टॉक आया है तब स्टॉक में करेक्शन है अप्रोक्स 48% का, मतलब इसको हम 50% मानते हैं। ठीक है, तो 50% मानते हैं, तो स्मॉल कैप में जो हम लोगों का रूल है पहला इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे, वो रूल यहाँ पे वैलिड हो जाता है। ठीक है, अब एक बार इसका हिस्ट्री चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम पे ये स्टॉक 78% का करेक्शन शो किया है। ठीक है, कोविड के टाइम पे 78% का करेक्शन स्टॉक ने शो किया है। उसके बाद रैली हुई, फिर अभी हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर का बस चला है, अब याद है। उस सेमीकंडक्टर के बस के बाद स्टॉक में 44% का करेक्शन आया, और फिर 44% के करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा 217% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब हिस्ट्री में स्टॉक ने एक बड़े, किसी बड़े इवेंट, कोविड एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो ऐसे बड़े इवेंट में 78% का करेक्शन दिया है। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक पहले से गिर रहा था, वहां पे कोविड आ गया तो स्टॉक करेक्ट हो गया। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि अगर थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ऐसे मिलता है जैसे स्टॉक करेक्टेड है, फंडामेंटली ठीक ठाक है बट करेक्टेड है, और अचानक से कोई इवेंट आ गया जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, कोविड हो गया, और स्टॉक गिर गया नीचे, और तो वो खरीदने का टाइम रहता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हुआ, जिन्होंने भी यहाँ से खरीदा होगा कोविड में, अभी 1000 देख रहे हो, 1115 1150% के रिटर्न पे बैठे हैं वो लोग। तो ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब अभी के लिए फिलहाल क्या करना है ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे मंथली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे तो स्टॉक हम लोगों को दिखा कि एक रनिंग करेक्शन इसका 48% का, 44% का, यहाँ 44-45% का रनिंग करेक्शन आया है। मतलब क्या, स्टॉक में जब रैली शुरू होती है तो एक होता है करेक्शन, मतलब क्या स्टॉक गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और एक होता है रनिंग करेक्शन, मतलब स्टॉक रैली किया, 30-40% करेक्ट आया, फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो ये इतना करेक्शन इसमें तो होना ही होना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये अभी टॉप से फिलहाल 1270 पे मिल रहा है हम लोगों को 48% डाउन पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक मंथली सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट दिखता है। ठीक है, जिसको स्टॉक ने होल्ड किया है, अगेन जिसको स्टॉक ने होल्ड किया है। अगला सपोर्ट हम लोगों का इस जगह पे है। ठीक है, 778। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आप देखो, ये रेजिस्टेंस था, गया ब्रेकआउट, फिर यही सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट, अभी फिर सपोर्ट पे है, मंथली सपोर्ट पे है। और मंथली सपोर्ट पे ये टॉप से अप्रॉक्स मेरे को 48% डाउन पे मिल रहा है। तो मैं पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किसी भी प्राइस पे कर दूंगा, मतलब 1271 है। हो सकता है अगर रिजल्ट्स, अभी देखो इसको डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, तो साइडवेज है। मतलब क्या है साइडवेज है, इन द सेंस कि मैं बताता हूँ, अगर एफ आई आईज या डी आई आईज को इसके रिजल्ट्स का अंदाजा होता कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो ये अभी कहीं टॉप पे बैठा होता, 1500 1600 1700 पे इसको होना चाहिए था। बट ये कहाँ है, स्टॉक सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर उन्हें ये भी अंदाजा होता कि स्टॉक डाउन है, मतलब रिजल्ट्स डाउन आने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये नीचे, अभी स्टॉक में पोजीशनिंग नीचे होनी थी। बट अगेन आप देखो, स्टॉक ऊपर से करेक्टेड है, मतलब क्या है, रिजल्ट्स है अभी, इसके 24 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं, और स्टॉक की पोजीशनिंग क्या है, स्टॉक नीचे है। अब एक पोजीशनिंग क्या होती है, आप इसको देखो, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस बिल्कुल टॉप पे बैठा था। ठीक है, लगभग टॉप पे ही था यहाँ पे, और रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आ गया। अब देखो पोजिशनिंग वाइज देखोगे ना, तो रिलायंस रैली कर चुका था। ठीक है, पोजिशनिंग इसकी ऊपर की थी, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है, अगर रिजल्ट्स थोड़े खराब भी आते हैं अभी हाल फिलहाल के, तो ये तो पहले से ही करेक्टेड है और मंथली सपोर्ट पे है, तो उम्मीद है कि ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि एक स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री है पोजिशनिंग वाइज। ठीक है, अगर रिजल्ट्स खराब है और स्टॉक पहले ही सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है, तो वो और नीचे नहीं गिरता है। और अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं और स्टॉक ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स पे भी नहीं भागेगा, क्योंकि वो उसका रनअप रिजल्ट्स के बेसिस पे रनअप उसका पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये एक ये यहाँ पे एक सही जगह होगा लेने का। अब 1271 पे आप ले लो, या फिर ये आपको 1185 पे मिल जाए, या फिर ये आपको 1091 पे मिले। इस सपोर्ट जोन में आप कहाँ खरीदते हो ये आपकी बात है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि ये नीचे मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। क्या हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, वापस डबल बॉटम बनाने आए। ठीक है, तो ये क्या करेगा ये नहीं पता, बट ये प्राइस फिलहाल के लिए सपोर्ट पे है और ये एक बाइंग जोन है। अब इसके बाद अगर प्राइस नीचे आती है, तो देखो यहाँ से अगला सपोर्ट 43% डाउन पे है। अगेन अगला सपोर्ट 43% डाउन पे है। तो जब ये 43% डाउन रहेगा, तो ये टॉप से, अपने टॉप से 68% का करेक्शन शो कर देगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक बार आपने 48% डाउन पे लिया, ठीक है, उसके बाद वहां से और नीचे गया स्टॉक, ठीक है, तो फिर आपने उसको खरीदा। ठीक है, मतलब क्या है, पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट इस जोन में करेंगे। अगर 1200 पे मिल जाता है जो राउंड लेवल है, तो अच्छा रहेगा। 1200 के बाद अगला सीधा डायरेक्ट अगला इन्वेस्टमेंट का लेवल मेरे को 744 का मिलता है। 744 पे मिलेगा तो मैं इसमें सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसलिए क्योंकि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, और 744 पे ये सुपर अंडर वैल्यू हो जाएगा। अभी क्या है, ये नॉर्मल वैल्यूएशन पे है, 1200 पे मिल जाएगा तो अंडर वैल्यू हल्का सा रहेगा। बट अगर ये 750 800 के जोन में मिल जाता है, तो फिर ये सुपर वैल्यू रहेगा। ठीक है, सुपरी अंडर अंडर वैल्यू रहेगा ये स्टॉक। ठीक है, तो ये दो जोन्स हैं जिसमें हम लोगों को साइंट को बाइंग के लिए देखना चाहिए। ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर का टाइम तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टॉक अच्छा खासा चल सकता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के नाम पे ना, इसमें देखो अभी तक एक ही रैली आई है, 200% की। ठीक है, अभी सेकंड रैली, थर्ड लेग, फोर्थ लेग, कितने लेग्स के रैली आएंगे, जैसे जैसे कंपनी डेवलप करेगी वैसे वैसे इसको आएंगे। अब अगेन एक चीज जान लो, स्मॉल कैप की कंपनी है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि कोई भी बंदा, मैं हूं या कोई भी एनालिसिस शेयर कर रहा है तो कंपनी ऊपर जाएगी ही जाएगी। एक टाइम पे येस बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला ने भी येस बैंक में स्टेक खरीद रखा था। अब सोचो उन्होंने क्या गलत किया होगा। गलत कुछ नहीं है, आप फंडामेंटल्स देख के, चार्ट देख के
प्लस उसके फाइनेंशियल्स देख के इन्वेस्टमेंट करते हो, कब कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट उतना ही करना है जितना अगर पोज़ीशन आपकी गड़बड़ा जाए तो आप सँभाल पाओ, ठीक है? जैसे कि चूँकि ये मेरे को इसमें फ्यूचर दिखता है तो मैं अपनी बात करूँगा तो मैं 1 लाख का कॉर्पस इसमें डाल पाऊँगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर अगर फर्दर कंपनी डेवलप करती है, अगर ये यहाँ से 1200 का स्टॉक वापस से 2000 जाता है, 2000 से वापस 1000 आएगा करेक्शन में तो मैं फिर लूँगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरा इस स्मॉल कैप कंपनी में 1 लाख से ऊपर का कॉर्पस नहीं होने वाला है। हो सकता है वो अब इसमें क्या है 1 लाख में 50,000 यहाँ डालूँगा, 50,800 पे अगर आप मिलता है तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है छोड़ दूँगा, ठीक है? हो सकता है ये अमाउंट आपके लिए 10,000 ही हो, 20,000 ही हो तो कोई गलत बात नहीं है, आप उतने ही डालो। कंपनी अभी 1400 करोड़ के 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। अगर ये यहाँ से मार्केट कैप डबल भी होता है 28,000 करोड़ के मार्केट कैप को अचीव करती है तो स्टॉक प्राइस 4x हो जाएगा। मतलब क्या है कंपनी का मार्केट कैप डबल हुआ तो स्टॉक प्राइस 4800 से 5000 भी जा सकता है, ठीक है? एक अजम्पशन है। तो कोई भी फंडामेंटल शेयर कर रहा है, कोई भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट उस पे जाके कूद के अपना सारा पैसा लगा दो, ठीक है? ये एक एनालिसिस है, एनालिसिस के बेस पे हम लोगों को इसमें रिटेल है, हम लोग इन्वेस्टमेंट करना है, तोड़-तोड़ के इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ पे, 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे और इतना ही पोजीशन बनाना है कि अगर पोजीशन गड़बड़ा जाए तो हमसे संभल जाए, पोजीशन मेरी मेरे से संभल जाए, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? साइंट आप लो तो ऐसा मत पोजीशन बना लो कि आपका पीछे का जितना प्रॉफिट वाले स्टॉक्स है ना सारे कल खाता खास खाता यही खा जाए, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना। लोग यही गलती करते हैं, इन्फोसिस विप्रो में उनको 2-200% का रिटर्न बन रहा है, उठ के जाएंगे एक येस बैंक जैसा कोई शेयर उठा लेंगे, उसमें 3 लाख लगा देंगे कि अरे मैं तो सबसे समझदार हूँ, वही शेयर डूबता है और वो 3 लाख 4 लाख लेके डूब गए। अब इन्फोसिस विप्रो का भी शेयर का प्रॉफिट चला गया, एक तरह से चला ही गया, ठीक है? तो वो गलती नहीं करना है, उतना ही डालना है जितना पोजीशन आपसे संभल पाए, ठीक है? चलो ये एक एनालिसिस था साइंट का। पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।